नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक सबसे शक्तिशाली संस्था के बारे में, सुप्रीम कोर्ट। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। अच्छा, तो शुरुआत एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से करते हैं जो हमारे सोर्स मटेरियल में दी गई है, और ये भारत के जुडिशियल सिस्टम को समझने के लिए एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसे ठीक से समझने के लिए हम इस रोड मैप को फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर, फिर इसकी फाउंडेशन, जजेस के बारे में बात करेंगे, फिर इसकी अल्टीमेट पावर्स क्या है, और आखिर में संविधान के गार्डियन के तौर पर इसका रोल क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यायिक पदानुक्रम की, मतलब न्याय की इस पूरी सीढ़ी को समझते हैं। तो देखिए, ये स्ट्रक्चर एक लैडर, एक सीढ़ी की तरह है। सबसे नीचे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जहां से ज्यादातर मामले शुरू होते हैं। अगर कोई फैसले से खुश नहीं है तो वो ऊपर जाता है हाई कोर्ट में, और सबसे ऊपर टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट। इसका फैसला वो फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है। इसके बाद और कोई अपील नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी पावरफुल बॉडी आखिर बनी कैसे? इसका पूरा ब्लूप्रिंट, इसकी पूरी बुनियाद हमारे संविधान के सिर्फ एक, जी हां, सिर्फ एक आर्टिकल में दी गई है, और वो है आर्टिकल 124। यही वो आर्टिकल है जो सब कुछ तय करता है कि कोर्ट में कितने जजेस होंगे, उन्हें अपॉइंट कैसे किया जाएगा, और हाँ, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के बिल्कुल शिखर पर होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सिर्फ एक जज नहीं है, बल्कि पूरे इंडियन जुडिशरी के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं, और इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। और चीफ जस्टिस को सपोर्ट करने के लिए होते हैं मैक्सिमम 33 और जजेस। अब इनकी नियुक्ति में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। यहां प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस की सलाह पे फैसला लेते हैं, और ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए बहुत क्रूशियल है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल कौन है, क्या चाहिए इसके लिए? जाहिर है क्वालिफिकेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि सिर्फ सबसे केपेबल और एक्सपीरियंस लोग ही इस पोजीशन तक पहुंचे। कुछ शर्तें तो सीधी सादी हैं, जिसे भारत का नागरिक होना और रिटायरमेंट एज 65 साल है। लेकिन असली टेस्ट जो है वो है लीगल एक्सपीरियंस का, मतलब सालों का तजुर्बा। और यहां तक पहुंचने के लिए ना दो मेन रास्ते हैं। पहला रास्ता है जज का, किसी को हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल का जजिंग एक्सपीरियंस हो। दूसरा रास्ता है वकील का, हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस की हो, मतलब या तो एक सीजन जज या फिर एक टॉप टियर लॉयर। दोनों ही तरह का एक्सपीरियंस कोर्ट के लिए बहुत वैल्यूबल होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जजेस के रूल्स को समझते हैं, मतलब उनकी सैलरी से लेकर अगर कोई पद खाली हो जाए तो कोर्ट का काम कैसे चलता रहता है, ये सब। आर्टिकल 125 में सैलरीज की बात होती है, और यहां एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। एक बार अपॉइंट होने के बाद जज की सैलरी कम नहीं की जा सकती। क्यों? ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें और बिना किसी दबाव के एकदम निष्पक्ष होकर फैसले ले सकें। और सिस्टम को इस तरह बनाया गया है कि न्याय का काम कभी रुके नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स 126, 127 और 128 हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि अगर कोई टेम्पररी वैकेंसी हो तो एक्टिंग, टेम्पररी या रिटायर्ड जजेस को भी बुलाया जा सकता है, ताकि कोर्ट का काम स्मूथली चलता रहे। ओके, अब आते हैं कोर्ट की अल्टीमेट पावर्स पर, वो शक्तियां जो सुप्रीम कोर्ट को सच में सुप्रीम बनाती हैं। आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला और कार्रवाई एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाती है। और उससे भी बड़ी बात, इसके दिए हुए फैसले देश की बाकी सभी अदालतों के लिए कानून की तरह होते हैं, उन्हें मानना ही पड़ता है। लेकिन यहां एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट कभी अपना ही फैसला बदल सकता है? मान लीजिए कोर्ट को लगता है कि कोई पुराना जजमेंट गलत था या वक्त के साथ अब रेलेवेंट नहीं रहा, तो क्या फाइनल अथॉरिटी अपना फाइनल वर्ड बदल सकती है? और जवाब है बिल्कुल हां। आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट को यह यूनिक पावर देता है कि वो अपने ही पास जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है, और ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसी से हमारा कानून इवॉल्व होता है, समय के साथ बेहतर बनता है। और यहीं से हम कोर्ट की सबसे बड़ी, सबसे अहम जिम्मेदारी पर आते हैं, और वो है गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उस डॉक्यूमेंट की रक्षा करना जिसने खुद इस कोर्ट को बनाया है। इस पावर का सबसे फेमस एग्जाम्पल हमें मिलता है केशवानंदा भारती केस से। इस लैंडमार्क केस में कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को एस्टैब्लिश किया। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट संविधान को अमेंड तो कर सकती है, लेकिन उसकी आत्मा को, उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। तो अब समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, है ना?
ये सब मुमकिन होता है जुडिशियल रिव्यू की पावर की वजह से। ये कोर्ट का अल्टीमेट चेक एंड बैलेंस है। इस पावर के जरिए सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट या सरकार के किसी भी एक्शन या लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है अगर वो संविधान के खिलाफ जाता हो। तो मतलब पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ डिस्प्यूट्स नहीं सुलझाता, ये हमारे डेमोक्रेसी के रूल्स को प्रोटेक्ट करता है। ये इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही हमेशा सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड बना रहे। ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, जिस इंस्टीट्यूशन के पास कानून की व्याख्या करने का फाइनल वर्ड हो और जो अपने ही फैसले बदल सकती हो, उस इंस्टीट्यूशन की अथॉरिटी की अल्टीमेट लिमिट क्या है?